नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रज्ञान एकेडमी में। मैं नीलेश पटेल आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी प्यारे विद्यार्थी हिंदी भाषा व्याकरण का परिचय यहां पर कर रहे हैं और ये जो सब्जेक्ट है हमारे लिए, हम रोज़ आपको बताते हैं कि अगर हमें सरकारी नौकरी में लगना है तो हिंदी से बच के नहीं रहना है। ठीक है, हिंदी को अपना एक हथियार बनाइएगा और उस हथियार से अपने शिकार आगे करते रहिएगा। तो कहने का मतलब है, हम कल पढ़ रहे थे वर्णमाला का पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसमें हम लोगों ने स्वर के वर्गीकरण पर चर्चा की थी। तो स्वर के वर्गीकरण पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे वर्गीकरण हमने देख लिया था, जैसे मात्रा व उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे हमने देखा था, जीव की क्रियाशीलता के आधार पे हमने देखा था, जाति के आधार पे हमने देखा था स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आज हम कुछ और स्वर के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, जैसे अनुनासिकता के आधार पे, तालु की स्थिति के आधार पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर कर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वर्णमाला की। तो वर्णमाला में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ये चीजों को अपना फोकस करना है। वर्णमाला, तो अपना जो मेन बिंदु है आज का वो कौन सा है, वो है वर्णमाला। ठीक है, अपने इसी पर चर्चा करने वाले हैं और ध्यान देंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को मिस नहीं करेंगे बिल्कुल, और अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि पहले की जो क्लासेस है हमारी, लगभग 4-5 क्लासेस हम आपको हिंदी मीडियम, हिंदी भाषा की दे चुके हैं, हिंदी विषय की दे चुके हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट लगे, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालिएगा और हमारी टेक्निकल टीम हम तक वो डाउट पहुंचाएगी। हम आपके डाउट का निराकरण कर देंगे, जो भी आपकी समस्या आएगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। हाँ, ध्यान रहे, प्रश्न हिंदी से ही जुड़ा हुआ हो। ये नहीं पूछोगे कि जहांगीर जी की साली जी का नाम क्या था, ये सब ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे यहाँ पर। ठीक है, हाँ चलिए अब हम बात करते, वर्णमाला में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्वरों का वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे थे, स्वरों का वर्गीकरण। तो हमारी जो मेन हेडिंग थी वो क्या थी, स्वरों का वर्गीकरण। अब इस स्वरों के वर्गीकरण में हम कुछ इस प्रकार यूं आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, जैसा कि हमें लगता है कि आपको सारे बिंदु समझ में आ रहे हैं। उसी प्रकार अगर बिंदु आपको समझ में आ रहे हैं तब तो ठीक है, और नहीं आ रहे हैं तब उससे भी ज्यादा ठीक है, क्योंकि आप जानने की इच्छा करोगे। तो अब हम बात करेंगे, अगला जो हमारा वर्गीकरण होगा उसको समझने से पहले कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं, उस पर ध्यान देना। जैसे हमारा मुख होता है, उस मुख में दांत लगे होते हैं। इस प्रकार से मुख में क्या लगे रहते हैं, दांत लगे रहते हैं। इनको हम क्या बोल देंगे, दांत बोल देंगे, दांत बोलते हैं। और इन दांत के ऊपर ये जो भाग होता है, दांत के ऊपर ऊपर वाली दाढ़ और दांत के नीचे नीचे वाली दाढ़, ये क्या कहलाता है, ये मूर्धा कहलाता है, जिसको मसूड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं, मसूड़ा कहते हैं। मूर्धा या मसूड़ा जिसको कहते हैं, मूर्धा या मसूड़ा। तो जो मसूड़ा होता है दांत के ऊपर से शुरू होता है, और मसूड़ा कब खत्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता, तालु शुरू हो जाता है। तो दांत के ऊपर का जो मांस होता है, जैसे हमारे दांत होते हैं, इनके ऊपर वाली दाढ़ में, नीचे वाले दांत के नीचे वाली दाढ़ में जो मांस होगा वो मसूड़ा होगा। और मसूड़ा कब खत्म हो जाता है पता नहीं चलता हमको, और तालु की शुरुआत हो जाती है। तो मसूड़े के बाद का जो भाग होता है ये क्या कहलाता है, ये तालु कहलाता है। क्या कहलाता है, ये तालु कहलाता है। और तालु के बाद एक यहाँ पर संरचना होती है जिसको नासिका छिद्र कहते हैं, और एक ये यहाँ पर गले में लटकी रहती है जो आवाज निकालने का काम करती है, जिसको हम कॉकल कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉकल। इसको क्या कहते हैं, कॉकल कहते हैं, कंठ, कॉकल। ठीक है, तो ये संरचना जो लटकी रहती है इसको हम क्या कहते हैं, कॉकल कहते हैं। और ये हमने समझा कि दोनों दांत के ऊपर जो मांस वाला भाग है मसूड़ा, मसूड़ा कब तालु में बदल जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। और जो हमारी जीभा होती है, जीभ, ये दांत के बीच में स्थित होती है। ये इस प्रकार से जीभ होती है और गले तक ऐसे जीभ का स्ट्रक्चर इस प्रकार से जाता है। ये क्या होती है, जीभा होती है। क्या होती है, जीभा होती है। आप देख सकते हो जो हमारी जीभ की स्थिति है दोनों दाढ़ के दांतों के बीच में है, और कहाँ तक जा रही है, गले तक जीभ जा रही है कि नहीं जा रही है, बिल्कुल। तो आप यहां तक समझ रहे हो। आप ये मत सोचना कि सर बायोलॉजी में घुस गए क्या, नहीं, मैं हिंदी में ही हूं और बायोलॉजी में नहीं जाता। ठीक है, जब कभी बायोलॉजी में जाएंगे तो आपको बता के ही जाएंगे।
अब हम बात करते हैं, ये जो जीव है इसको क्या कहते हैं? जीवा या जीव, जीवा। अब हमें क्या देखना है कि जीव और तालु की स्थिति पर चर्चा करना है। दांत से यहां पर हमें कोई मतलब नहीं है। तालु कहां से शुरुआत होता है? मूर्धा के बाद से, और नासिका छिद्र के पहले का ये जो भाग होता है ये क्या कहलाता है? ये तालु कहलाता है। क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। कहने का मतलब मूर्धा के बाद और नासिका छिद्र के पहले का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। और तालु और जीवा के रिलेशन को ही हमको यहां पर पढ़ना है। क्या पढ़ना? तालु और जीवा के रिलेशन को ही पढ़ना है। इनका रिलेशन यहां पर हमको देखना है, तालु और जीवा का। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप हमको देखना है आगे। इन्हीं से हम आगे के स्वर का वर्गीकरण करेंगे। कहने का मतलब मैं चाहता डायरेक्ट आपको लिखवा देता, परंतु मैं डायरेक्ट नहीं लिखवाऊंगा, आपको एक एक चीजों पर पहुंचा कर बताऊंगा कि कैसे क्या चीजें आई हैं, क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, चीजों को जानना सीखो। दांत के ऊपर मसूड़ा, मसूड़ा के बाद तालु, और तालु के बाद नासिका, नासिका के बाद कोकल। अब यहाँ पर जीव और तालु का रिश्ता हम देखेंगे और उन्हीं के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि जीव क्या है, तालु क्या है, मसूड़ा क्या है, दांत क्या है, और कोकल क्या है, और नासिका छिद्र क्या है। आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम उसके आगे की चर्चा और प्रारंभ करते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं आगे के बिंदुओं पर फिर हम चर्चा करेंगे। आप तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। चलिए, अब हम आगे की कहानी बताने से पहले, ये हम इतनी कहानी क्यों बताए आपको? क्योंकि अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। तो क्या ट्विस्ट आने वाला है ये जरा देखते हैं। इस बोर्ड को हम 4 बराबर टुकड़ों में बांट लेते हैं और 4 बराबर टुकड़ों में बांटकर कहानी का प्रारंभ करते हैं। जैसे मान लो ये तालु है। क्या है? ये तालु है। इसको क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। और ये तालु और ये जीवा, ये जीवा है, ये जीवा है और वो तालु है। ठीक है, ये क्या है? जीवा। तो अब देखिएगा जरा यहां पर कि अगर जीव का अगला हिस्सा तालु के अगले हिस्से को स्पर्श कर जाए, ये जो जीव है इसका जो अगला हिस्सा है तालु के अगले हिस्से से अगर स्पर्श कर जाए तो क्या मुख खुलेगा या बंद होगा? ये बताओ। जैसे आप अपनी जीभ को उठाइए और तालु मतलब ऊपर वाली दाढ़ के दांत के जस्ट बाद जीभ को सटा दीजिए। जीभ के अगले हिस्से को दांत मसूड़े के पास वाले मांस से सटा के देखो, क्या मुख खुलेगा कि बंद होगा? इस प्रकार से मुख बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुख बंद हो जाएगा। तो यहां पर कौन सी स्थिति बनेगी? मुख बंद हो जाएगा। आगे से मुख क्या होगा? बंद हो जाएगा। और ऐसी घटना को हम बोलते हैं समृत। क्या बोलते हैं? समृत बोलते हैं। जब मुख बंद होता है तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? समृत कहते हैं। आ गई बात समझ में? तो ये पहली घटना हो गई। दूसरा, ये तालु है। क्या है? तालु। और ये जीव है, ये जीव है और जीव का पिछला हिस्सा तालु के पिछले हिस्से से टच कर गया। ये जीव है। मान लो ये तालु के पिछले हिस्से से जीभ का पिछला हिस्सा टच हो गया। बचपन में हम लोग बहुत सारा पानी या दूध मुंह में भर लेते थे और अंदर नहीं जाने देते थे, रोक लेते थे यहाँ पे। तो कहने का मतलब है हम जीभ के पिछले हिस्से को तालु के पिछले हिस्से से अगर सटा दें तो क्या मुख आगे की ओर बंद होगा? नहीं, आगे की ओर खुल जाएगा और पीछे की ओर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर मुख क्या है? खुला है। मुख क्या है? खुला है। तो ऐसी कंडीशन पे मुख क्या होगा? खुला हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं विव्रत। क्या बोलते हैं? विव्रत बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तो जब तालु के पिछले हिस्से से जीभ का पिछला हिस्सा टच करेगा
तो मुख आगे से खुलेगा, पीछे से बंद हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन को मुख खुला बोलते हैं, जिसको हम विव्रत बोलते हैं। अब आप समझने लगे होंगे कि सर संवृत स्वर और विव्रत स्वर की कहानी बताने वाले हैं। अब हम समझ गए कि सर बहुत उड़ रहे थे कि हम ये बताएंगे वो बताएंगे, अब तो हम समझ में आ गया कि सर क्या बताने वाले हैं। बिल्कुल आप होशियार हो, सभी विद्वान साथी, आप सब समझ चुके हो कि हम क्या बताने वाले हैं। फिर भी हम इस चीजों को और रोचक तरीके से पढ़ेंगे। मान लो ये हमारा क्या है, तालु है। अपने ही अंग पर ध्यान देना, ये क्या है, तालु है। और ये जीभ का जो इस प्रकार से ये वाला हिस्सा, ये मध्य भाग जीभ का टच कर रहा है तालु के मध्य भाग से। जीभ का मध्य भाग तालु के मध्य भाग से टच कर रहा है। तो आगे की ओर मुख जो है क्या है, खुला है। कैसा, अर्ध खुला, आधा खुला। तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, अर्ध खुला। अर्ध खुला, तो इसको अर्ध खुले को हम क्या बोलेंगे, अर्ध विव्रत। क्या बोलेंगे, अर्ध विव्रत बोलेंगे। बात आ गई समझ में। इसको हम 3 नंबर दे देते हैं। इधर मुख आधा खुला है, क्योंकि जब हम जीभ का मध्य भाग तालु के मध्य भाग से सटा लेंगे तो आगे का मुख खुलेगा, पीछे का मुख बंद हो जाएगा। तो ये चौथी घटना क्या होगी, यहां पर अर्ध मुख बंद हो जाएगा। क्या होगा, आधा पीछे का खुला होगा, आगे का मुख बंद होगा। तो यहां पर अर्ध मुख बंद होगा, अर्ध मुख बंद होगा। तो ऐसी घटना को अर्ध संवृत कहते हैं। यहां पर मुख की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, मुख की। इसको हम बोलते हैं अर्ध संवृत। क्या बोलते हैं, अर्ध संवृत। तो इस घटना को 4 नंबर दे देते हैं। अब हम तालु की स्थिति के आधार पर अगर स्वरों का वर्गीकरण करेंगे तो स्वर 4 प्रकार के होते हैं। एक तो समृत स्वर, दूसरा अर्ध समृत स्वर, तीसरा विव्रत स्वर, चौथा अर्ध विव्रत स्वर। अब ये तो समझ में आ गया कि समृत किसे कहते हैं। जब जीभ का अगला हिस्सा तालु के अगले हिस्से से सटेगा तो मुख बंद हो जाएगा, ऐसे स्वर को समृत स्वर कहते हैं। मतलब ऐसे स्वर बोलते समय हमारा मुख बंद होगा तो उन्हें समृत स्वर बोलेंगे। जब जीभ का हिस्सा मध्य भाग तालु के मध्य भाग से सटेगा तो आधा मुख खुलेगा, आधा मुख बंद होगा, तो इसे अर्ध विव्रत, अर्ध समृत कहते हैं। जब जीभ का पिछला हिस्सा मुख के तालु के पिछले हिस्से से सट कर जाएगा तो ये जो होगा, मुख का अगला हिस्सा खुल जाएगा, पिछला हिस्सा बंद हो जाएगा, तो इसे मुख खुला या विव्रत स्वर कहते हैं। अब इनका वर्गीकरण हम लोग पढ़ लेते हैं और इनके वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं हम लोग। इनको आप फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर हम पढ़ेंगे कि इनके वर्गीकरण में हमको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिएगा, फिर वर्गीकरण के बारे में हम इनको ध्यान देते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि अलग अलग प्रकार से ये स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तालु की स्थिति के आधार पे। जो वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे थे तालु की स्थिति के आधार पे, तालु की स्थिति के आधार पर स्थिति के आधार पर ये थोड़ा नए सिरे से आपको और नई तरीके से पढ़ने को मिला होगा वर्णमाला में, क्योंकि हम आपको डायग्राम के माध्यम से वर्णमाला समझा देंगे ताकि आप कभी भी इनको भूलो नहीं। तो तालु की स्थिति के आधार पे जब हम स्वर का वर्गीकरण करते हैं कुछ इस प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। नंबर 1 समृत स्वर, समृत स्वर, सॉरी आवाज बहुत ज्यादा एकदम से आ गई, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि समृत स्वर, उसके बाद दूसरा अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, उसके बाद तीसरा विवृत स्वर, क्या आएगा, विवृत स्वर, ठीक है। और चौथा अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अब यहां पर भी आपको रटना नहीं है, हम आपको समझाएंगे कि ये कैसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो जरा स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो 11 में 4 को हम यहां लिख लेंगे इस प्रकार से, 4 को हम इस प्रकार से लिख लेंगे इधर। इनको छेड़ेंगे नहीं, इनको छेड़ेंगे नहीं, इनको ऐसे रख लो, इनको छेड़ना नहीं। बचे कितने, 7, बचे कितने, 7।
तो हिंदी वर्णमाला के स्वर 11 हैं, 11 में हमने 4 को इधर रख लिया, 7 का बंटवारा करेंगे। अब 7 में एक ऐसा स्वर है जिसको बोलने पर पूरा मुख खुलता है, वो कौन सा स्वर है? आ करने से मुख खुलता है ना। हम ले चलते हैं आपको श्री कृष्ण लीला के उसमें। तो श्री कृष्ण लीला में एक बार यशोदा मैया पानी भरने के लिए जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी मिट्टी खा लेते हैं। तो जब मैया वापस आती है तो मिट्टी में सने हुए वो मिलते हैं। तो उन्होंने बोला यशोदा मैया ने कि क्या आपने माटी खाई? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इशारे से कहा मैंने माटी नहीं खाई। तो उन्होंने कहा मुख को आ करो। तो जब वो मुख को आ करते हैं तो पूरा मुख उनका खुल जाता है और उनके अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड की, हमें ऐसा लग रहा है कि उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड ही समाया हो। तो उनका मुख पूरा कैसे खुला था? आ बोलने पर। ठीक है, आ करवाया था यशोदा मैया ने। तो बड़ा अ जो होता है उसको बोलने पर संपूर्ण मुख खुलता है। तो 4 हमने ये बता दिए, 1 हमने ये बता दिया, हो गया मामला 5 का। किसका हो गया? 5 का। अब बचे 6। अब 6 का बंटवारा करना है भाई साहब। अब ये अगर हम बात करें संधि में, तो संधि में बड़ा अ जो है, बड़ा ए को अगर हम देखें तो ये 2 लघु ए से मिलकर बनता है। किससे? 2 लघु ए से मिलकर बनता है। एक ये मिलकर बनाता है बड़ा आ। और जब बड़ा आ बोलने पर पूरा मुख खुलेगा तो इनको बोलने पे आधा तब भी खुलेगा। खुलेगा कि नहीं खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा भाई। जब छोटे छोटे भाई मिलकर बड़ा भाई बना रहे हैं, आधा आधा मिलकर एक बना रहे हैं, तो एक है, आधा 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 हो जाएगा। तो बड़ा बोलने पर पूरा मुख खुल रहा है, तो छोटा बोलने पर आधा मुख खुलेगा। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? तो छोटा आ को इधर रख लेते हैं, अर्ध विव्रत में ले आते हैं। अब कितने स्वर हो गए? 1 और 1 2 और 4 6 हो गए, बचे 5। जो 5 बचे हैं उनको समृत में रख लो, जैसे ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ और रिर, ये 5 रख दिया। अब क्या हुआ भाई साहब? 2 तो ये थे, 4 ये थे, 6 बचे थे, 5 पांचों के 5 हम समृत में रख दिए। बोल के देखो, लघु ई, दीर्घ ई, उ और रिर, इन सब को बोलने में जीभ का जो अगला हिस्सा है वो तालु के अगले हिस्से से टच करता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? समृत स्वर कहते हैं। अब जरा फिर से एक बार देखना, 5 ये, 2 ये, 7 की कहानी हमने साफ कर दी। अब बचे 4। अब इनके साथ नाइंसाफी ना हो तो इनको 2 को 1 में रख लेंगे, इनको 2 में 1 रख लेंगे। तो अर्ध समृत में हम लघु ए को रख लेंगे और हम अर्ध विव्रत में हम दीर्घ ए को रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अर्ध समृत में हम ओ को रख लेंगे और अर्ध विव्रत में हम किसको रख लेंगे? औ को रख लेंगे। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब एक ये अलग अलग रख लिया और एक ये अलग अलग रख लिया, अर्ध विव्रत और अर्ध समृत। कैसे? ए कैसे बनता है? ये बनता है ए और ई से। बनता है कि नहीं बनता है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ए और ई कहने का मतलब, अब जो ए बनता है वो कैसे बनेगा? ए और ई से। ठीक है, इसी प्रकार ये बनते हैं। तो छोटे ए अर्ध विव्रत में आता है, ये अर्ध समृत में आते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया। तो अब ये सारी कहानी हमने पढ़ ली। इनके वर्गीकरण कराने के लिए ही हम आपको इतनी सारी कहानी बताए कि इनका वर्गीकरण कैसे होगा। आप इनको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि अगला वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं अनुनासिकता के आधार पे। क्या पढ़ते हैं? अनुनासिकता के आधार पे।
अनुनासिकता के आधार पर। तो अनुनासिकता के आधार पे हम लोग जब वर्गीकरण पढ़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से पहले समझेंगे कि अनुनासिक हम उसे ही बोलेंगे जैसे उदाहरण के तौर पे कोई एक अक्षर लिखा हुआ है और इसके ऊपर ये अर्धचंद्र लगा है। क्या लगा है? अर्धचंद्र लगा है। या चंद्र बिंदु की बात कर लेंगे, अर्धचंद्र नहीं, ये चंद्र बिंदु। क्या होगा? चंद्र बिंदु। तो जिन पर चंद्र बिंदु लगा होगा उनको हम क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। क्या बोलेंगे? अनुनासिक बोलेंगे। ये ध्यान रखना, जिन पर चंद्र बिंदु लगा होगा उन्हीं को हम अनुनासिक कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुनासिक कहेंगे। एक बार हम और भी चीजें देखे थे, जैसे हमने कुछ देखा था अंग और आह। हमने ये देखा था अंग और आह, ये दोनों क्या थे? अयोगवाह थे। क्या थे? अयोगवाह थे। अयोगवाह थे। ये क्या था? अनुस्वार था। क्या था? अनुस्वार था। और अनुस्वार क्या है? ये तत्सम रूप है। क्या है? तत्सम रूप है। अनुस्वार क्या है? तत्सम रूप है। और इसी तत्सम रूप का ये अनुनासिक क्या है? तद्भव रूप है। इस अनुस्वार का अनुनासिक क्या होगा? तद्भव रूप होगा। तद्भव रूप। अगर हम अनुस्वार को, अनुस्वार जो होता है ये तत्सम रूप होता है और इसी का जब हम तद्भव रूप देखेंगे तो अनुनासिक हो जाएगा। तो कभी भी अनुस्वार का तद्भव पूछे तो अनुनासिक हो जाएगा। यहाँ से तत्सम तद्भव की कहानी भी निकल के आ जाती है कि अनुस्वार एक तत्सम रूप है और इसका जब हम तद्भव देखेंगे तो अनुनासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। अब अनुनासिक में क्या होता है? जैसे अनुनासिकता के आधार पे अगर हम वर्गीकरण करें तो अनुनासिकता के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण एक होता है, दो होता है। एक होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक मतलब, निर्नुनासिक का मतलब जिन पर चंद्र बिंदु नहीं लगा होता है। जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा। कहने का मतलब नॉर्मल जो स्वर होंगे वो कैसे होंगे? निरअनुनासिक होंगे, जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु नहीं लगा होगा। अनुनासिक की बात हम जब करते हैं, हम अनुनासिक की बात करते हैं, चंद्र बिंदु लगा होता है। चंद्र बिंदु लगा होता है तो ऐसे स्वर होंगे, चंद्र बिंदु लगा होता है। ये बात समझ में आ गई? तो अनुनासिक हम उन्हें बोलेंगे जिन पर चंद्र बिंदु लगा होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लो छोटा के ऊपर अंक की बिंदी लगी है, बड़ा के ऊपर इस प्रकार लगी हुई है, छोटी के ऊपर इस प्रकार लगी, ठीक है, छोटी के ऊपर इस प्रकार लगी है और बड़ी के इस प्रकार लगी है जैसे, और छोटा ऊ के ऊपर इस प्रकार लगी है, बड़ा ऊपर इस प्रकार लगी हुई है। तो ये जो ऐसे कुछ वर्ड लेटर होते हैं, ये कुछ आपके वर्ण हैं, स्वर हैं, ये कैसे कहलाएंगे? अनुनासिक। और निरअनुनासिक की बात अगर हम कर लें तो जैसे छोटा हो गया, बड़ा हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, ये कैसे होते हैं? निरअनुनासिक होते हैं। मतलब जिन स्वरों के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा होगा वो निरअनुनासिक होंगे, जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु लगा होगा वो अनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, तो अंग के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है परंतु ये अयोगवाह हैं और इनका जो अनुस्वार रूप होता है वो तत्सम होता है और इसी का तद्भव रूप अनुनासिक होता है। क्या होता है? अनुनासिक होता है। तो कहीं भी देखना तत्सम रूप में इस प्रकार लिखा होगा और तद्भव रूप में इस प्रकार आ जाता है, अर्धचंद्र आ जाता है। ठीक है, सॉरी, चंद्र बिंदु आ जाता है, ध्यान रखेंगे। तो ये कहानी हमने देखा कि अनुनासिकता के आधार पे हमने सारी इतनी बातें कर ली और तालु की स्थिति के आधार पे हमने इन सब सारी जानकारियों पर चर्चा कर लिया। अब हम बात करते हैं व्यंजन पर।
क्या बात करते हैं, व्यंजन पर, और व्यंजन का वर्गीकरण है वो अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे व्यंजन पर कि व्यंजन की कहानी क्या पढ़ते हैं। तो व्यंजन में क्या होता है, ये स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं, ये ध्यान देना, स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं। स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते हैं व्यंजन। तो क्या होता है, उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है, स्वर की सहायता ली जाती है। अब ध्यान देना, बचपन में हमको क्या पढ़ाया गया, बचपन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम बचपन में जाएंगे, अगर हम बचपन में जाएंगे तो हमको स्वर कितने पढ़ाए गए, स्वर कितने पढ़ाए गए, 13। कितने पढ़ाए गए, 13। और व्यंजन कितने पढ़ाए गए बचपन में, क्योंकि छोटा बड़ा में कितने अक्षर पढ़ाए जाते थे, 49। कितने, 49। तो व्यंजन कितने होते थे, 36। परंतु अब वर्तमान में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर हम लोग वर्तमान में पढ़ रहे हैं तो स्वर कितने पढ़ रहे हैं, 11। स्वर कितने पढ़ रहे हैं, 11। और व्यंजन कितने पढ़ रहे हैं, 33। कितने पढ़ रहे हैं, 33 पढ़ रहे हैं। तो आखिर ये 13 से 11 आया और 36 से 33 आया, ये कैसे आ गया, तो जरा देखते हैं। अगर हम बात करें स्वर तो 13 थे, ठीक है, अब 11 है, तो क्या हटाया गया, 13 से 11 बनने में क्या हटाया गया, अंग और आह को अयोग वाह माना गया। तो कितने हो गए, 13 से 11 हो गए कि नहीं हो गए, अंग आ को अयोग वाह मान लिया गया। अब व्यंजन की कहानी भी यहीं पर निपटा लेते हैं। तो व्यंजन की कहानी पहले कितने बताए गए, 36, अब कितने हैं, 33। क्या कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, तो छत त्रक और ज्ञा क्या होता है, क्या होगा, छत त्रक ज्ञा, ये क्या है, इनको संयुक्त अक्षर माना गया, संयुक्त अक्षर माना गया। तो जब संयुक्त अक्षर माना गया तो ये हट गए और बच गए 33। तो अब 11 और 33 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। तो अब वर्तमान में स्वरों की संख्या हम 11 पढ़ते हैं और व्यंजन की संख्या 33 पढ़ते हैं। पहले हम 36 पढ़ते थे, स्वर 13 पढ़ते थे। 36 में से हमने संयुक्त अक्षर निकाल लिए, कितने निकाल लिए, 3 निकाल लिए। एक और संयुक्त अक्षर होता है, एक संयुक्त अक्षर और भी होता है जो हम लोग इस प्रकार से श्रवण वाला स्रा पढ़ते हैं, ये भी संयुक्त अक्षर होता है। तो अगर संयुक्त अक्षर की बात करें हिंदी वर्णमाला में तो कुल कितने होते हैं, 4 अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर की अगर हम बात करें तो कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्या होते भाई साहब संयुक्त अक्षर, कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में कम से कम 2 व्यंजन और एक स्वर ध्वनि का बोध हो। कहने का मतलब वो वर्ण जो कम से कम 3 ध्वनियों के मिलने से बनते हैं, 2 व्यंजन और एक स्वर। तो अगर कभी इनको निकालोगे, जैसे स्रा को निकालोगे तो स, र और ए, सा और र और ए, 3 अक्षर मिलके स्रा बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ता, ता, रा, ये आ, त्र, ज्ञा, ठीक है, ऐसे ही बनते हैं। तो ये क्या हो गए, संयुक्त अक्षर हो गए, शत्र, ज्ञा। तो इनको हटा के संयुक्त अक्षर मान लिया गया। तो अब 33 व्यंजन हो गए। कितने हो गए, 33 व्यंजन हो गए। समझ में आ गया। बाकी व्यंजन का जो वर्गीकरण है अपने कल की क्लास में पढ़ेंगे और सारी चीजों को जानेंगे। ताड़न जात क्या होता है, नुक्ता चिन्ह क्या होता है, अनुस्वार क्या होता है, और आपका जो पंचमाक्षर होता है, ठीक है, पंचमाक्षर, उसको भी हम लोग समझेंगे कि पंचमाक्षर क्या है। ठीक है, सारी बातों को एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे।
आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल एक बार फिर से व्यंजन के वर्गीकरण में, और जबरदस्त तरीके से व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ना है और वर्णमाला को जिंदगी से अपने आगे आने वाली समस्याओं का खात्मा करना है, क्योंकि एक बार पढ़ना है, बार बार इसको याद रखना है दिमाग में। क्योंकि हम जो वर्णमाला पढ़ रहे हैं एक रूट जोन से पढ़ रहे हैं कि चीजों को निकाल निकाल कर आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको रटना ना पड़े, चीजें सब सामने निकल कर आ जाएं। एक एक चीजों को डायरेक्ट लिखवाने की कला अब हम लोगों को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हम सफलता की ओर भाग रहे हैं। तो कहने का मतलब है हमारी जो स्टडी होनी चाहिए बहुत ही क्वालिटेटिव होनी चाहिए, गुणात्मक गुणवत्ता युक्त शिक्षा होनी चाहिए। तो अगर आप भी अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो जुड़ें प्रज्ञान एकेडमी से और करें अपने सपनों को बेहतरीन अंदाज में साकार। आज के लिए सभी को शुभ रात्रि। मिलेंगे कल फिर एक बार। सभी को राधे राधे।